नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 60 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपने अब तक कितनी तैयारी की हुई है। सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। सुपर फास्ट आपका रिवीजन है और पर्यावरण के जितने भी प्रश्न अब तक आए हुए हैं वो सभी हमने इस वीडियो में शामिल किए हुए हैं। सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है दोस्तों, जिनकी आने की ज्यादातर संभावना है। तो ज्यादातर मेरे भाई बहन इस वीडियो को लाइव देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिएगा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न को। हमारे देश के नीचे दिए गए किन्हीं दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। यदि हमारे जो देश के दो राज्यों का ये जो हमें भोजन दिया हुआ है, जैसे कि इडली है, बड़ा है, डोसा है, सांभर है, नारियल की चटनी है, ये नीचे दिए गए दो राज्यों में से किनका ये सर्वप्रिय भोजन है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करिएगा मित्रों, कौन सा होगा इसमें से। देखिए हम आपको बता दें कि पंजाब की बात करते हैं दोस्तों, तो पंजाब का जो भोजन होता है वो क्या होता है बताइए। पंजाब का वो मक्के की रोटी, सरसों का साग, ठीक है, क्या होता है, मक्के की रोटी होता है, मक्के की रोटी और सरसों का साग। गुजरात की बात करें तो ढोकला होता है, गुजरात की बात करें तो ढोकला हो जाएगा। यानी ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, कट गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने आगे देखा कि छत्तीसगढ़ में चटनी तो है बट लाल चीटी की चटनी है। किसकी चटनी है? लाल चीटी की चटनी है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, सर्वप्रिय है, लाल चीटी की चटनी है, ठीक है। अब हमने बात की गोवा की, और गोवा की क्या चीज फेमस है ये आपको बतानी है खाने में। बताइए क्या चीज फेमस है? नारियल के तेल में पकी हुई मछली, यानी तली हुई मछली। किसमें? नारियल के तेल में बनी मछली, बनी मछली कहां की प्रसिद्ध है? ये आपकी गोवा की प्रसिद्ध है। तो डी वाला होगा नहीं, ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, एक ही ऑप्शन रह गया, क्या आपका? सी वाला ऑप्शन रह गया। आप जानते हो इडली डोसा कहां के हैं? तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है जिसका नाम क्या है बताइएगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं कुछ लल्लन टॉप यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों का सर्वप्रिय भोजन क्या है? इडली है, वड़ा है, डोसा है, सांभर है और नारियल के तेल की सॉरी नारियल की चटनी। गुजरात के लोगों का क्या है? ढोकला है, मेथी मुठिया है। उड़ीसा का प्रमुख भोजन क्या है? चूड़ी मलाई है, दही बड़ा है, छेना है और पोहा है। समुद्री भोजन नारियल के तेल में तली हुई मछली, ये कहाँ की है? ये आपकी गोवा की है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ है? गोवा की है। चावल और स्थानीय मसाले गोवा के प्रमुख भोजन पदार्थ हैं। अभी मैंने आपको बताया लाल चीटी की चटनी, ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? ये आपकी छत्तीसगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड, इसमें आपसे कहा गया है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति मुंबई से, यदि कोई व्यक्ति जो मुंबई से चंडीगढ़ तक छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं पड़ेगा? हमें नेगेटिव वाला चाहिए। तो देखिएगा, जब आपको कहाँ है, आप मुंबई में हैं, तो ये मुंबई का जब आप यहाँ पे मैप देखोगे तो इस टाइप का आपका मैप होगा। तो यहाँ आपका क्या है? यहाँ आपका मुंबई है, क्या है? मुंबई है। और मुंबई के ठीक ऊपर क्या है? गुजरात है। तो जब आप कहाँ जाओगे? चंडीगढ़ जाओगे तो गुजरात तो बीच में आएगा, तो गुजरात तो आएगा। गुजरात के बाद क्या आएगा? गुजरात के बाद आपका राजस्थान आएगा, ये भी ठीक है। फिर आपका हरियाणा भी आएगा, ये भी ठीक है। बट उत्तर प्रदेश तो इस साइड से होता है ना, तो इसीलिए क्या है, ये उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा। यानी और इसके ऊपर ही क्या आ जाएगा आपका? पंजाब भी होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें से हरियाणा भी मिलेगा, राजस्थान भी मिलेगा, गुजरात भी मिलेगा, बट उत्तर प्रदेश नहीं मिलेगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नृत्य है जिसका नाम क्या है? रासलीला। क्या है? रासलीला। और एक और है जिसका नाम क्या है? रामलीला। क्या है? रामलीला। नौटंकी भी है। क्या है? नौटंकी भी है, ठीक है। बात करते हैं हम, अब हम गुजरात की बात करते हैं। गुजरात का महत्वपूर्ण भोजन क्या है? ढोकला है। क्या है? ढोकला है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य वो आपको बताना है, उसका नाम क्या है? केवला देव। क्या है? केवला देव।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। प्रश्न नंबर थर्ड में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा इसमें कहा गया है नीचे दिए गए किसी बालिकाओं के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया है। उसने क्या कहा गया है, एक छात्रा ने बोला है कि मैं जिस शहर से आई हूं जो एक पहाड़ी इलाका है, यानी मैं जहां से आई हूं वह क्या है, एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है, अब पहाड़ी इलाका क्या है, जम्मू कश्मीर है नहीं है, उत्तर प्रदेश है नहीं है, दो ऑप्शन हमारे ऐसे कट गए। यहाँ बहुत वर्षा होती है, अब लद्दाख में वर्षा नहीं होती है और बर्फ भी पड़ती है और बहुत ही ठंड होती है और हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। तुरंत आपने पता लगा लिया वो क्या है, हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो आपकी एक अटल टनल है। अटल टनल कहाँ है आपकी, अटल टनल जो है ये कहाँ है आपकी, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की क्या चीज फेमस है ये आपको बतानी है। जम्मू कश्मीर में क्या चीज फेमस है, डल झील है जम्मू कश्मीर में। और एक चीज और है वो आपको कमेंट करके बतानी है। बताइए कि यहाँ पर सबसे जो फेवरेट सर्वप्रिय भोजन है वो क्या है, ये आप बताइए। यहाँ के लोग मछली पसंद करते हैं, लेकिन किसके तेल में पकी हुई मछली पसंद करते हैं, मैं आपको बता दूं वो कौन सा तेल होता है, सरसों के तेल में तली हुई मछली, सरसों के तेल में तली मछली, तली मछली। ये कहां के लिए प्रसिद्ध है, ये आपकी जम्मू कश्मीर के लिए। गोवा के लिए नारियल के तेल में, टेपियोका केरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, देखिएगा। हिमाचल प्रदेश में जो घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ क्या है, बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं, देवभूमि भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे बोला गया है कि कानपुर रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, यानी यहाँ आपका कानपुर है और यहाँ आपका क्या है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, 432 किलोमीटर है। ठीक है, कोई ट्रेन 18 दिसंबर 2021 को रात को चलती है 23:45 पर और कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगले दिन यानी 19 दिसंबर को सुबह 7:45 पर पहुंच जाती है। तो इसको पूरा होने में कितना समय लगेगा, इसको पूरा होने में 15 मिनट का समय लगेगा और 15 मिनट जब आप इसमें जोड़ दोगे तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, तो आपका टाइम हो जाएगा 8 घंटे। और जब 8 घंटे का आपका टाइम हो जाएगा तो आपसे यहाँ पूछा क्या गया है, ट्रेन की औसत चाल। तो आप जानते हो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप क्या करोगे, स्पीड डिस्टेंस कितनी है आपकी 432 है, 432 डिस्टेंस है और समय कितना 8 है। और जब 8 से जब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। लेकिन 54 जो आएगा दोस्तों ये किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, किसमें आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। बट हमें ये किसमें चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो जो 54 है इसमें आप क्या करोगे, 54 में 5/18 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 18 से 3 बार और 3 पंजे 15 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कानपुर की। तो कानपुर को मैं आपको बता दूं ये आपका कहाँ है, ये आपका यूपी में स्थित है और जबकि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से 2 जानवरों के उस समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं, यानी जीवन भर बढ़ते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। बताइए, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कमेंट करिएगा। क्या छिपकली है, गिलहरी है, छिपकली है, कछुआ है, चूहा है, गिलहरी है, सांप है, गिलहरी है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सांप की। तो जो सांप जो होता है, भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक आपका करैत होता है, एक आपका करैत होता है, अफाई है, दुबैया है और एक आपका नाग है। क्या है, एक आपका क्या है, नाग। ये 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। और सांप के कितने दांत होते हैं, सांप के आपके 2 दांत होते हैं दोस्तों। और जो 2 दांत जो होते हैं ये कभी बढ़ते नहीं है, इनका काम सिर्फ इतना होता है जब किसी को डसना होता है
तो इसमें से होकर के वह जहर को मनुष्य के अंदर भेज देते हैं, जिसको भी वो डसेगा, ठीक है, उसके अंदर भेज देते हैं। तो सांप तो गलत हो जाएगा, सांप गलत हो जाएगा। कछुआ जो होता है वह सरीसृप प्रजाति का जीव है। क्या है? सरीसृप प्रजाति का जीव है। सरीसृप प्रजाति का क्या है? जीव है, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो कछुआ जो है ये क्या है? उभयचर है। क्या है ये? उभयचर, उभयचर, उभयचर है कछुआ। बात करें छिपकली की, तो छिपकली के दांत नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, और छिपकली के यहां पे भी नहीं बढ़ेगी, तो एक ही रहेगी क्या? चूहा और गिलहरी। यानी आपको पता होना चाहिए कि जिंदगी भर यानी जीवन पर्यंत किसके दांत बढ़ते रहते हैं? वो आपके चूहे और गिलहरी के बढ़ते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। बात करते हैं दोस्तों, कन्नौज एक जिला है। बात करते हैं, कन्नौज तो जिला है बट ये कहां स्थित है? ये आपका यूपी में स्थित है, ठीक है। आगे क्या बोला गया? जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यानी आपको पता होना चाहिए इत्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वो आपका क्या है? कन्नौज। यह जिला किस राज्य में स्थित है? मैंने आपको बता ही दिया, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हरियाणा में है नहीं है। बिहार में क्या है? मधुबनी प्रिंटिंग है। क्या है? मधुबनी प्रिंटिंग जो है वो बिहार के लिए प्रसिद्ध है। और ये उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध बताइए, फूलों की घाटी। क्या है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां स्थित है? आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो हरियाणा होगा नहीं, उत्तराखंड होगा नहीं, बिहार होगा नहीं, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, इसमें 75 जिले हैं दोस्तों और 18 मंडल हैं, ठीक है। और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बताइए ये कमेंट करके आप। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बात करते हैं इसके कुछ लल्लन टॉप प्रश्न की दोस्तों। इसमें बोला गया है कन्नौज भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट बात है, मैंने अभी आपको बताया है। और कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कन्नौज को भारत की इत्र की राजधानी के रूप में जाना जाता है। सही बात है, इत्र की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और किसे जाना जाएगा? कन्नौज को जाना जाएगा। यह एक सरकारी संचालित इकाई है जो कि पारंपरिक कन्नौज परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कन्नौज में 200 से अधिक इत्र की भट्टियां हैं, यानी 200 से ज्यादा जो है इत्र बनाने की भट्टियां हैं। यह तंबाकू इत्र और गुलाब के पानी के लिए एक मार्केट सेंटर है। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हरियाणा जो है, हरियाणा में क्या है? कुरुक्षेत्र है। हरियाणा में क्या है? आपका कुरुक्षेत्र है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र है। यह एक धार्मिक स्थल है जहां क्या हुआ था? महाभारत हुआ था। बिहार की बात करते हैं। बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट मधुबनी, जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या है? मधुबनी है। और मधु से याद आया कि मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और बताते हैं इसमें बिहार में की बात करते हैं, बोध गया और राजगीर जो भगवान बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है रेत के टीले। रेत के टीले वहां पाए जाएंगे जहां रेत होगा, बट रेत तो राजस्थान में भी है, बट रेत के टीले नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। इंग्लैंड में रेत है नहीं है, बांग्लादेश में है नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा, क्या? आबू धाबी और अफगानिस्तान, ठीक है। आबू धाबी की बात करते हैं। आबू धाबी किसकी राजधानी है? यूएई। यूएई यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात की क्या है? राजधानी है, ठीक है। यानी इसका नाम क्या हो गया दूसरा? दुबई। क्या है? दुबई। बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आबू धाबी और अफगानिस्तान में रेत का टीला पाया जाता है। आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की क्या है? राजधानी है। यह निचली पहाड़ी जैसे संरचना रेत के जमाव को रेत के टीले कहा जाता है। यानी ये निचली जो है संरचना है और रेत फिसलता रहता है और वहां रेत के क्या टीले बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसका कुछ ये वाला पॉइंट दिया गया है, देश और इनकी राजधानी। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। इंग्लैंड की बात करते हैं दोस्तों, लंदन है। उज्बेकिस्तान की बात करते हैं, ताशकंद है। बांग्लादेश की बात करते हैं, ढाका है। और संयुक्त अरब अमीरात की यानी यूएई की राजधानी क्या है दोस्तों? ये आपका आबू धाबी है। और मैं आपको बता दूं कि यूएई जो इसको ही क्या बोलते हैं? दुबई कहते हैं। क्या बोलते हैं? दुबई कहते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत में
कुल कितने देश हैं? वर्तमान में कुल कितने देश हैं? सॉरी, भारत में नहीं, वर्तमान में कुल कितने देश हैं? देशों की संख्या मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, इसमें आपसे बोला गया भोपाल। भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल जैसे ही नाम आया तुरंत आपको पता होना चाहिए कि भोपाल किसकी राजधानी है? एमपी की राजधानी है। और भोपाल में ही 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी, जिसे ही वो किसके कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण यह घटना हुई थी। भोपाल बेंगलुरु के उत्तर में स्थित है। ठीक है, यानी जो भोपाल है वो बेंगलुरु के कहां स्थित है? उत्तर में स्थित है। तो आपका बेंगलुरु यहां आ गया और भोपाल आपका कहां गया? यहां आ गया। ठीक है, भोपाल यहां गया, उत्तर में है तो ऊपर गया। ठीक है, गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में स्थित है और पश्चिम इधर है, तो यहाँ क्या है आपका? गांधीनगर स्थित है। ठीक है, अब आपसे पूछा कि गांधीनगर के सापेक्ष भोपाल की दिशा आपको बतानी है, वो सॉरी बेंगलुरु की दिशा आपको बतानी है गांधीनगर के सापेक्ष। तो बताइए, गांधी के सापेक्ष बोला है तो आप ऐसे कर दो, तुरंत आपको पता चलेगा ये आपका क्या है? पूरब है, ये आपका दक्षिण है और ये इधर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगर मेरे भाई बहनों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, लल्लन टॉप प्रश्नों की चर्चा करते हैं। भोपाल में क्या है? भीमबेटका जो है गुफा जो है कहां है? आपकी भोपाल में स्थित है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? आपका बेंगलुरु को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। गांधीनगर जो है वह गुजरात की क्या है? राजधानी है। ठीक है, और एक आपको बताना है, गुजरात में अभी अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था भारत में कुल कितने देश हैं? वो आपके कितने हैं? 195, यानी 195 देश हैं। गुजरात में ही क्या है? गिर अभ्यारण्य है। क्या है? गिर अभ्यारण्य कहाँ है आपका? गिर अभ्यारण्य कहाँ है आपका? गिर अभ्यारण्य भी कहाँ है आपका? गुजरात में स्थित है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन बताना है आपको। जो ब्रॉन्ज जो है क्या है? एक तत्व है? बिल्कुल भी नहीं है, यौगिक भी नहीं है। यह कॉपर और जस्ता से मिलकर बनता है? नहीं बनता। इससे कॉपर और जस्ता से मिलकर क्या बनता है ये आपको बताना है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। कॉपर और जस्ता से मिलकर क्या बनता है आपका? पीतल बनती है, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। क्या बनती है? पीतल बनती है। यह कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है। ये वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तुओं के संरक्षण के ढंग को प्रदान नहीं करती है। प्रदान नहीं करती है, ये आपको बताएं। यानी आपको नेगेटिव चाहिए। भाई आप एक बात बताइए, आपको सेब को क्या सुरक्षित रखना है तो आप उसका क्या बना दोगे? मुरब्बा, तो वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, दाल से क्या बना दोगे? पापड़ बना दोगे, सुरक्षित रहेंगे। कच्चा जो आम होगा, आप इसे अमिया बोलते हो, इससे अचार बना दोगे, सुरक्षित रहेगी। बट दूध से आप पनीर तो बना दोगे, बट वो ज्यादा समय के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। कुछ समय बाद 24 या 48 घंटे के बाद वो क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा और वह खराब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमें नेगेटिव पूछा था आंसर, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में हमसे बोला गया है, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े त्रिकोणे टेंट के रेवो के, जिन्हें क्या बोलते हैं? रेवो कहते हैं। ठीक है, और जानवरों के स्थान को लेखा कहा जाता है। अब ये कहां कहा जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? सूर्योदय कहां होता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। सूर्योदय कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। मेघालय में सर्वाधिक बारिश होती है। क्या होती है? सर्वाधिक बारिश होती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो डल झील, आपकी डल झील, शेषनाग झील, ठीक है, नागिन झील, ये क्या है? आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेह लद्दाख की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ क्या बोलते हैं? जो त्रिकोणीय जो टेंट के बने घर होते हैं उन्हें रेबो बोलते हैं, और जहां जानवर रहते हैं उन्हें लेखा बोलते हैं। ठीक है, यानी इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 12, यानी 12वां प्रश्न है। देखिएगा 12वां प्रश्न में क्या बोला है, हमारे देश के में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है ये प्रश्न। मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या था, किसी समय पे 7 थे,
किसी समय पे 8 थे और किसी समय पे 9 थे, तो 2 तो होगा ही नहीं। तो वर्तमान में अब आपको बताना है क्या है कि 7 है, 8 है, 9 है, तो 7 है नहीं है, 9 है नहीं है, कितने आपके 8 हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके कुछ जो 8 जो पॉइंट दिए गए हैं, 8 जो केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं उनके बारे में। भारत में कुल कितने शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से पहला दिल्ली है, दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन और दीव है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है जो चंडीगढ़ है वो किन 2 राज्यों की राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। किसकी राजधानी है? पंजाब की भी राजधानी है और आपकी हरियाणा की भी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो 2 राज्यों की राजधानी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपकी 13। इसमें आपसे कहा गया है नीचे दिए गए 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसके सभी राज्य समुद्र तट के अरब सागर पर स्थित हैं। आपको पता होना चाहिए ये आपकी क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और ये आपका क्या है? इधर आपका क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर है आपका। अब आपको पता होना चाहिए, देखिएगा जो आपको मैं बता दूं, जो तेलंगाना जो है, बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है, तो ये वाला गलत हो गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है, गलत हो गया। पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है, गलत हो गया। इधर क्या क्या है? इधर आपका क्या है? आपका इधर आपका गुजरात होगा, ठीक है, फिर आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर आपका गोवा आ जाएगा, और गोवा के बाद में क्या आएगा? आपका कर्नाटक आ जाएगा, और कर्नाटक के बाद में क्या आ जाएगा? केरल आ जाएगा। तो इतने सारे क्या है? कितने होगा? 1 2 3 4 5 5 6 करीब है जो है वो क्या है? राज्य है जो कि कहां पड़ते हैं? अरब सागर की तरफ पड़ते हैं। चलिए इसकी मैप को सहायता से भी इसको देखते हैं। देखिए मैप में कैसे दिया गया है, देखिएगा मैप्स में आपसे कहा गया है, मैं आपको बता दूं, इधर क्या है आपका? ये आपका क्या है? अरब सागर है। ये आपका क्या है? अरब सागर है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। अब देखिएगा इधर आपका गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, ये आपका गोवा भी है, और कर्नाटक भी है, और केरल भी है। तो हमें ऑप्शन में क्या दिए थे? एक केरल दिया था, कर्नाटक दिया था, और महाराष्ट्र दिया था। जबकि बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है, आंध्र प्रदेश भी इधर स्थित है, और तेलंगाना भी इधर ही स्थित है, बट ये समुद्री तट नहीं है। उड़ीसा भी इधर स्थित है, और ये आपका बस इतने ही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में बोला गया है छऊ नृत्य कहां का लोक नृत्य है? बताइए बताइए कहां का लोक नृत्य है? बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है? वो आपका क्या है? रासलीला। क्या है? रासलीला है। असम की बात करते हैं, इसका नौटंकी भी है, नौटंकी भी है, और एक आपका रामलीला भी है। असम का क्या है? बिहू है। क्या है? बिहू है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, क्या है आपका? छऊ है। मिजोरम की बात करते हैं तो चेराव नृत्य जो है ये कहां का है? चेराव नृत्य जो है वो कहां का फेमस है? आपका ये आपका मिजोरम का फेमस है। तो आपसे क्या पूछा है? छऊ नृत्य है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और आपको बता दें छत्तीसगढ़ में एक चीज फेमस है, लाल चीटी की चटनी। मैंने आपको हर बार बताता हूं, लाल चीटी की चटनी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए तो इस चटनी का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपसे क्या बोला गया? रासलीला, रामलीला और नौटंकी उत्तर प्रदेश के हैं। एक और डांस लिख लो जिसका नाम क्या है? नागिन डांस। क्या है? नागिन डांस कहाँ का है? ये अभी आपका कहाँ का है? बट ये लोक नृत्य नहीं है। कहाँ का है ये? आपका उत्तर प्रदेश का है। बिहू, भोर, ओजापल्ली नृत्य कहाँ के हैं? ये आपके असम के हैं। छऊ, ढोरला, गेंडी ये कहाँ के हैं? आपके छत्तीसगढ़ के हैं। ये को लिख लो चेराव। चेराव जो है ये नृत्य कहाँ का है? ये आपका कहाँ का है? ये आपको बताना है। ये आपका कहाँ है? मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 की चर्चा करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 की चर्चा करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने सभी भाई बहनों में शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। इसमें आप केंचुए के संबंध में, तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है
जो केचुआ है, सांप है, एक आपका क्या है, केचुआ है, सांप है, ये क्या है, ये आपके किसान के मित्र कहे जाते हैं। बात करते हैं केचुए खेत में छेद बनाते हैं और वायु जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। जब खेत जुत जाता है तो उसमें केचुए क्या करते हैं, उसमें मिट्टी में अंदर जाकर के उसको पोला कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें से वायु आसानी से पार हो सके। तो पहला वाला तो करेक्ट हो जाएगा, और पहला सब में दिया हुआ है, केचुआ खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली करते हैं, ये भी ठीक है, दूसरा भी है, तो दूसरा इसमें है नहीं है, इसलिए गलत हो गया। केचुआ मुख्य फसल खरपतवार को बचाते हैं, बिल्कुल गलत, तीसरा जो है वो गलत है, और तीसरा आपका इसमें दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। केचुए का मल मृदा को उपजाऊ बनाता है, बात एकदम करेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक और आपसे पूछ सकता है, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में कहा गया है मिश्रित लर्निंग, यानी जो आपको सब सारे जो भी आपकी सीखने के कौशल होते हैं उन सबको मिला दे, तो वो क्या कहलाती है, मिश्रित लर्निंग कहलाती है। और जो मोड होता है ईवीएस पढ़ाने के क्या क्या फायदे हैं, विद्यार्थी कहीं से भी शामिल हो सकता है, बात एकदम सही है, जो विद्यार्थी जो है वो कहीं से भी शामिल हो सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षक और साथियों से बातचीत करने का क्या मौका मिलता है, बताइए, बातचीत करने का मौका मिलता है या नहीं, अपने साथियों से जरूर मिलता है, भाई बातचीत करेंगे जब भी तो डिस्कस करेंगे, तो ये वाला हो जाएगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के दौरान चौकन्ना रहने, ये गलत हो गया, चौकन्ना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सी होगा नहीं, यानी ये जो आपका ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, थर्ड नंबर है, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधियों द्वारा पूरा कर सकते हैं, यानी जो उन्होंने विद्यार्थियों ने ऑनलाइन सीखी है या ऑफलाइन सीखी है, ठीक है, उनको क्या करेंगे, घर और समुदाय, यानी कहीं ना कहीं बाह्य वातावरण से जोड़ रहे हैं, तो आपका फोर्थ वाला ये भी सही हो जाएगा। तो पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा आपके ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है, तो आपका दूसरा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और चौथा तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में आपसे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालीन शिक्षण की विशेषता है। अब आपको समकालीन शिक्षण की विशेषता बतानी है, तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा, बताइए। विद्यार्थी किसी भी समय कक्षा में शामिल हो सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलिए किसी भी समय क्यों हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है, करेक्ट बात है। जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है, ऐसा कतई नहीं है। शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री को साझा करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, इसमें आपसे बोला गया है स्वाति जो है वो कक्षा 4 की क्या है, स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका है, और उसने क्या है, कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है, और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्ते, तने, फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। तो कहीं ना कहीं वो उसके विभिन्न भागों के बारे में ही तो बता रही है। तो इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। तो क्या आकर्षित करना है ये आपको बताना है, कि पौधों के भागों को आकर्षित करना है, बिल्कुल भी नहीं है। पौधों के पेड़ों के बीच अंतर, ऐसा भी नहीं है। पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता, यानी पेड़ पौधों में के जो भाग होते हैं उनके बीच जो भिन्नता पाई जाती है, जो डिफरेंस पाया जाता है, उसके बारे में वह क्या है, आकर्षित करना चाहती है। तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। मानव के लिए गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी है वो 100% करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। इसमें आपसे बोला है रीता एक ईवीएस का थीम खाद्य पढ़ाते हुए, यानी ईवीएस का एक थीम है जिसका नाम क्या है, खाद्य। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पास पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण कराने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण में सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा।
तो बताइए इनमें से कौन सा होगा? विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, बात सही है। सर्वेक्षण करने के कौशलों क्षमताओं का आकलन करना, सर्वेक्षण करने के लिए कौशल क्षमताओं का आकलन, ये गलत हो जाएगा। समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्रित करना और अवसर की बात हो गई, करेक्ट हो गया। समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर, ये भी करेक्ट हो गया। यानी पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा इसी में ही है। ए वाला होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है? वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? यानी अब आपको ईवीएस के उद्देश्य बताने हैं कौन से हैं, तो बताइएगा ईवीएस के उद्देश्य जो है वो कौन से हैं। प्रकृति, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, बात एकदम 100% करेक्ट हो चुकी है। विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों की जानकारी या उनके बारे में जागरूकता का विकास करना, बात सही है। पृथ्वी को मानव, ये गलत हो जाएगा। ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र, गलत हो जाएगा। यानी पहला और दूसरा सही है, और पहला और दूसरा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत होगा और चौथा भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में कहा गया है एक ईवीएस शिक्षकों, यानी ईवीएस के जो शिक्षकों हैं इनके द्वारा क्या है, गतिविधि आयोजित करने के लिए, समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए। ये आपको बताना है कौन सा इनमें से ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपको कमेंट करना है, जब तक बताइएगा, जब तक मैं पढ़ रहा हूं कौन सा इनमें से करेक्ट होगा। उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामूहिकरण, गलत हो गया। लिंग के आधार पर बालक बालिकाओं को अलग, गलत हो गया। पूरी कक्षा में जितने समूह हो सके बना ले, गलत हो गया। डी वाला करेक्ट सही हो जाएगा। समूह के बीच सहभागिता और प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाइए, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में बोला गया है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है। बताइए, देखिए पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, एकीकृत है, बट यहाँ पाठ्यचर्या की प्रकृति पूछी है। पाठ्यचर्या की प्रकृति कैसी है, पाठ की पूछी है, तो आपको कैसे बतानी है? तो एकीकृत तो होगी नहीं, अनुशासनात्मक होगी नहीं, विषय एकल विषय होगी नहीं, एक ही रहेगी क्या, समावेशी। समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित। आपने देखा होगा आपके में जो ईवीएस है उसमें भी थीम उपथीम दिए गए हैं, और क्या, समावेशी शिक्षा के अनुसार हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, कहानियों की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं कल्पना की बात होगी। देखते हैं के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। अब बताइए, ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और कौन कौन से जो स्टेटमेंट का ध्यान रखेंगे शिक्षक, ये आपको बताना है। देखिएगा, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए, सही बात है, एक तो नहीं करनी चाहिए। गलतफहमी की रचना क्यों करेंगे आप? कहानियों को लिंग, जाति, धर्म, अन्य सामाजिक समूह से संबंधित कोई रूढ़िवादिता विचार चित्रित नहीं करना चाहिए, सही बात है भाई। कहानियों को भी आप जाति और लिंग, धर्म के अनुसार आप बताओगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहानियां मजेदार और मनोरंजक होनी चाहिए, गलत हो गया। कहानियां ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें, यानी पहला दूसरा चौथा सही है, और पहला दूसरा चौथा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ए वाला गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 की चर्चा करते हैं दोस्तों। एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्र कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किनको करने की कहेगा, यानी इनमें से कौन कौन से क्रियाकलाप जो है वो करेंगे बच्चे, और टीचर उनसे कहेगा कि आप इन क्रियाकलापों को करो। तो बताइएगा कौन सा होगा इनमें से बताइए। मानचित्र में बुनियादी शिक्षा दिशाओं का पता लगाना, बात एकदम सही है।
मानकीकृत चित्रों बनाना, ये भी ठीक है। अपने बनाए गए मानचित्रों के प्रतीकों का प्रयोग करना, ये भी बात सही है। मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना, ये भी सही है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से ही अपना घर बना लेते हैं। यानी उनके यहाँ जैसी सामग्री पाई जाती है उसी से ही अपना क्या है, घर बना लेते हैं। जबकि मुंबई जैसे शहरों के लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीद कर घर लाते हैं और तब जाकर वो घर को बनवाते हैं। तो इस चर्चा में आकलन के लिए आकलन सीखने का प्रतिफल क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, कहीं ना कहीं राजस्थान और मुंबई की तुलना हो रही है, तो अवलोकन की तो बात है नहीं है, विश्लेषण की तो है। विशेषताएं हैं भाई, क्योंकि वहां ऊंची ऊंची बिल्डिंगें पाई जाती है, प्रयोग है नहीं है। तो विश्लेषण और तुलना दोनों है, और दोनों आप केस में है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी ए वाला नहीं होगा, रिकॉर्डिंग की कोई बात ही नहीं है, बी होगा नहीं और सी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में देखते हैं दोस्तों क्या बोला गया है। एक ईवीएस की शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी को बर्बाद करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधि, यानी जो लोग पानी को बर्बाद करते हैं उनकी दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। समझ रहे हो आप? कहने का मतलब इतना है कि जो लोग पानी को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, वो उनकी गतिविधि क्या है, उनका नेचर कैसा है, व्यवहार कैसा है, उनके बारे में पता लगाने के लिए कहती है। निम्न में से कौन सी रणनीति उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त होगी, बताइए। जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्में, कतई नहीं। एक नाले का भ्रमण गलत हो जाएगा यहाँ। पड़ोस और परिवार के साथ बातचीत करना, बताइए क्या होगा, ये वाला सही होगा क्या? नहीं होगा। आपका एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान, यानी एक परिवार ज्यादा से ज्यादा कितना पानी यूज करता है और कौन कौन से परिवार ज्यादा पानी यूज करते हैं, कौन कौन बर्बाद करते हैं, तो इसमें पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा। एक लाइक तो बनता है दोस्तों, हम आपके लिए इतनी जो मेहनत जो करते हैं, एक लाइक तो बनता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है, यानी मुख्य घटक है, अभिन्न घटक है। बस देखिए, पाठ्य पुस्तकें हैं, बच्चों का वातावरण है, भाषाई दक्षता है या रोल प्ले है, बताइए कौन सा है। तो आप कहोगे कि जो भी शिक्षा दी जाती है वो बच्चे के वातावरण के अनुसार दी जाती है और मातृभाषा में बच्चे को सिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या, बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वातावरण से सीखी हुई शिक्षा है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में बोला गया है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों का सबसे महत्वपूर्ण मानोगे, बताइए। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आप किसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानोगे, ये आपको बताना है। पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति, धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, सही बात है। क्या है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए पाठ्य पुस्तक में। पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक होनी चाहिए, गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और पतली होनी चाहिए, ऐसा कतई नहीं है। पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षण होनी चाहिए, यानी बच्चा जो है उससे पढ़ने में रुचि ले, ठीक है, उसमें चित्र बने हो। तो ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर पहला सही है और चौथा सही है, और पहला चौथा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तीसरा है नहीं है, इनमें चौथे दिए गए हैं, ये वैसे गलत हो गए, ठीक है। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। ज्यादातर इसमें विविधता के यानी रूढ़िवादी के प्रश्न इसमें शामिल है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग यानी जेंडर की रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा, यानी कक्षा 5 के बच्चे हैं, उन्हें हमें लिंग पढ़ाना है, जेंडर पढ़ाना है, इसकी रूढ़िवादिता सिखानी है हमें, तो कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा। सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करना, सही बात है। अखबारों से लिंग का सशक्तिकरण,
महिलाओं की कहानियां गलत हो गया, महिलाएं स्वास्थ्य पेशेवर संख्या ये भी गलत हो गई। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो कहीं ना कहीं करेक्ट जरूर है। सदस्यों के बीच आवंटन का पता लगाना कि कितनी वस्तुएं कितने लोगों के बीच बट रही हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 की चर्चा करते हैं कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड प्रक्रिया कौशलों में दक्षता स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी, बताइए। विवरण रिपोर्टिंग, अक्षर में ग्रेड, क्रम निर्धारण मापनी या संख्याओं में ग्रेडिंग, बताइए, कमेंट करिएगा। तो देखिएगा बच्चों के क्या बताने हैं, कार्ड में प्रक्रिया कौशलों की दक्षता का विवरण देना है हमें। तो वो कहां से देंगे, क्रम निर्धारण मापनी से कि कौन सा बच्चा कितने नंबर पे आया है। अक्षर में ग्रेड नहीं देंगे, विवरण रिपोर्ट नहीं देंगे, संख्या में ग्रेड होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। माधुरी अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है, क्यों प्रोत्साहित करती है यह आपको बताना है। यह शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, यह मनोरंजन संसाधन उपलब्ध कराते हैं, शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करती हैं, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से सहायता करती हैं। तो देखिए ये क्या होता है, ईवीएस की जितनी भी कक्षाएं होती हैं, आप कोई सी भी क्लास में हो, स्कूल में इस प्रकार पढ़ाई की जाती है कि आपका जो स्कूली वातावरण को बाह्य वातावरण से जोड़कर पढ़ाना पड़ता है। तो संसार से जुड़ने यानी बाह्य वातावरण से जुड़ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे बोला गया है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, और वो युक्ति जो उपयोग की जाती है वो क्या है, ये आपको बताना है। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा, पॉजिटिव वर्ड मिल गया हमें पढ़ाने के लिए, ये तो करेक्ट बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुशासन बनाए, ये गलत हो गया। अनुशासन ध्यान खींचने के लिए, ये बिल्कुल नहीं है। नियमों का पालन करना, ये भी गलत हो गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ में लॉक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। प्रश्न नंबर थर्ड में आपसे क्या कहा गया है, इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिएगा, हमसे कहा गया है कि आपका घर एक्स पर स्थित है। मान लो कि आपका घर कहाँ है, यहां पर स्थित है। ठीक है, ये आपका क्या है, घर है, यहां आपका घर स्थित है। आपका घर विद्यालय बाई पर स्थित है, और जो एक विद्यालय है वो कहाँ, बाई पर स्थित है। ठीक है, यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, यानी इधर क्या है, यहाँ पर आपका बाई है मगर बीच में क्या है, राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। ठीक है, नहीं आता है। आप पहले दक्षिण में 125 मीटर दूरी पर जाते हैं, तो सबसे पहले आप कहां जाओगे, दक्षिण में जाओगे। कितनी दूरी जाओगे, 125 मीटर की दूरी जाओगे दक्षिण में। ठीक है, अब आप यहां पहुंच गए। फिर आपसे बोला गया है फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर चलते हो। अब पूर्व किधर होगा, आपका इधर होगा। कितना चला, 100 मीटर आप चले। ठीक है, 100 मीटर चल गए पूर्व में। लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में उत्तर यानी ऊपर, उत्तर में फिर कितना चले, 125 मीटर फिर चले। और जब 125 मीटर फिर चले तो आप विद्यालय पहुंच गए। तो बाई पर विद्यालय, यहाँ क्या है आपका, ये बाई है, और यहाँ क्या है आपका, विद्यालय है। क्या है, विद्यालय है। अब जब विद्यालय आप पहुंच गए तो आपको बतानी है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी। अब आपको पता है ये भी 125 है, ये भी 125 है, तो ये समान हो गए। और जब ये समान हो गए तब ये 100 है तो ये भी तो 100 होगी। तो इसलिए ये आपको पता चलेगा कि 100 तो होगा, और भी ऑप्शन में भी नहीं दिया, तो आपका यही आंसर होगा। बट डायरेक्शन और आपको बतानी है, तो आप खुद देखिए। अब आप ऐसे इस तरीके से बनाओगे, जब इसको यहीं पर ही ऐसे कर दोगे। आपसे पूछा क्या गया है, विद्यालय के सापेक्ष यानी बाई के सापेक्ष एक्स का स्थान आपको बताना है। तो भैया बाई के सापेक्ष बता दें एक्स का स्थान, तो इधर क्या होगा, पश्चिम होगा। इधर आपका पश्चिम होगा, इधर पूरब होगा, ऊपर क्या होगा, दक्षिण होगा, नीचे दक्षिण होगा, ऊपर उत्तर होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार, टीवीएस नहीं होगा, यहाँ ईवीएस होगा। ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। अब 6 विषयों में से कौन कौन से एक है, तो सबसे पहले आपको 6 विषय पता होने चाहिए। 6 विषय यानी थीम कितने हैं, 6 थीम है।
जिसमें से पहली थीम क्या है? पहली थीम है आपकी परिवार, क्या है? परिवार है। दूसरी थीम क्या है? पानी है। और तीसरी थीम क्या है? भोजन है। चौथी थीम क्या है? चौथी थीम आपकी यात्रा है। पांचवी थीम क्या है आपकी? आवास है। और छठी थीम है आपकी ऑप्शन नंबर ए वाली, चीजें कैसे काम करती हैं। ये क्या हो गई आपकी? 6 थीम हो गई। तो इसलिए क्या होगा? पदार्थ इसमें होगा नहीं, प्राकृतिक संसाधन होगा नहीं, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं ये नहीं होगा। यहाँ इसकी जगह ये होता कि जो हम सीखते हैं और करते हैं, तो वो करेक्ट होता। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, पुनीत आपको ये बताना है क्या चाहता था पुनीत। ठीक है, तो कमेंट करिएगा क्या चाहता था। सबसे पहला ऑप्शन है पाचन की क्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन, क्या पुनीत ये चाहता था? परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। तो डी होगा नहीं, बी होगा नहीं, ए होगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपकी 6 की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या बोला गया है? प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में बोला गया है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन, क्या रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन से 4 ऑप्शन में से कोई एक है जो रचनात्मक आकलन से क्या है? संबंधित नहीं है। आपको ये बताना है, बताइए कौन सा नहीं है रचनात्मक आकलन से संबंधित। ठीक है, तो पहला वाला आपका ऑप्शन है, बच्चे के सीखने की कोई जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करती है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो हमसे पूछा कौन सा है? नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव कौन सा है आपका? बी वाला। तो ये वाला जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, रिपोर्ट कार्ड में प्रत्येक तिमाही इसकी सूचना दर्ज करना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला है? राधिका अपने शिक्षार्थियों को कार्य करने से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। राधिका को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ये आपको बताना है कि राधिका को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। केवल शब्द आ गया, तुरंत गलत हो गया। विभिन्न प्रकार के कारणों को फ्लैश कार्ड, जरूरी नहीं है फ्लैश कार्ड से सारे काम हो जाए। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो इससे पता चल जाएगा कि जरूरी नहीं है कि आदमी ही ऑटो चलाते हैं, लेडीज भी ऑटो चलाती हैं। ठीक है, तो क्या होगा? जो रूढ़िवादिता है और जो लैंगिक विषमता है वो दूर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में आपसे बोला गया है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कार्य समय पे नहीं करते। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य आ गया, गलत हो गया। गृह कार्य आ जाए, याद करना आ जाए, ये सारे क्या है? रॉन्ग वर्ड होते हैं। उसकी कठिनाई का पता लगाएं और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, अब माता पिता से शिकायत और सलाह देंगे नहीं आप। किसी दूसरे बच्चों को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा दूसरे बच्चे से क्यों कहेंगे, जबकि उसको प्रॉब्लमों को समझेंगे तभी तो उसे और आगे बढ़ाओगे आप। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या बोला है? मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए,
इस विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा किसी विषय पर कक्षा में वाद विवाद आयोजन का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों का सहारा करने में मदद करती है। सही बात है, इससे ही तो सीखेंगे। तो ये वाला तो करेक्ट हो गया। अब आगे देखते हैं इनमें से कौन सा हो सकता है या नहीं। वह पूरी तरह से परिवहन और डीजल वाहनों का प्रतिबंध, ये कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह आधुनिक वाहनों का उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या बोला है, ईवीएस के मानचित्रण कौशल है, यानी ईवीएस का जो मानचित्रण कौशल है उससे आप क्या समझते हो। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। बताइए, स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझना। भाई कौन सा स्थान कहाँ है, ये आप कैसे सीखोगे, मानचित्र से ही तो सीखोगे। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लैंडस्केप खींचने से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूर्व अनुमान क्यों लगाओगे, रिकॉर्डिंग की कोई इसमें जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में आपसे बोला गया है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति। एकीकृत जो इसका नेचर है वो सहायक है। किस लिए सहायक है, ये आपको पता लगाना है। दी गई सूचनाओं और विवरणों को सीखने में, ये तो सही बात है, विवरणों को सीखने में करेक्ट बात है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब आगे देखते हैं। आगे पाठ्यचर्या का भार कम करने और विशिष्ट प्रकरण को पेश करने में, ये भी ठीक है। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सिखाने में, तो यहाँ सिखाने की बात हो गई। ऑप्शन ये भी करेक्ट थे दोनों, बट इन दोनों से ज्यादा ये वाला करेक्ट है, तो ये वाला इसका हो जाएगा। और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर कहिए प्रश्नों, संकल्पनाओं और अधिक संख्या, ये अधिक संख्या बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये वाला होगा नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपसे बोला गया है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। पर्याप्त समय दिया जाता है तो ये क्या चीज प्रदर्शित करता है, क्या इंगित करता है, ये आपको बताना है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, क्या ये अध्ययन करता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ये तो बहुत अच्छा पॉजिटिव वर्ड है, बाल केंद्रित है। पर्यावरण केंद्रित शिक्षक केंद्रित है, ये यहाँ गलत हो जाएगा, सी वाला रॉन्ग हो जाएगा। पर्यावरण केंद्रित याद, ये भी गलत हो जाएगा। तो इन दोनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बी वाला हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं हम। प्रश्न नंबर 13 में बोला गया है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, यानी पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षक है उसके लिए कौन सी इसमें से वांछनीय गतिविधि है, वो आपको बताना है। तो बताइए कौन सी है। यहाँ आपसे बोला गया है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में 6 उप प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना, ऐसा भी नहीं है। केवल शब्द दे दिया, तुरंत आपने देख के काट दिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, यानी इनमें से क्या है जो ज्ञान की रचना में क्या महत्वपूर्ण है। बताइए, बच्चों का सक्रिय रूप से भाग लेना, ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया। बच्चों के समुदाय के सदस्य, क्या ये है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, क्या ये है, ये भी ठीक ठाक है लगभग। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या, ओहो परिभाषा, ये भी रॉन्ग वर्ड, ये भी रॉन्ग वर्ड, तो चौथा वाला गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। सी होगा नहीं, बी होगा नहीं, ए होगा नहीं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। देखिए, प्रकरण का मतलब क्या होता है, थीम, और उप प्रकरण का मतलब क्या होता है, उपथीम। उपथीम होता है, थीम आपकी 6 है और उपथीम आपकी 4 है। अब उन चारों की आप चर्चा करेंगे, तो ठीक है, उन चारों की चर्चा भी करते हैं।
तो देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्या है, उपकरण का थीम है, बस आपको इतना बताना है। और जब आप थीम बता दोगे तो तुरंत आपका क्या आ जाएगा, इसमें से आंसर आ जाएगा। तो आपको बताना है कौन सा है, बताइए कौन सा है, कमेंट करिएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, कमेंट करिए जल्दी, बताइए कौन सा है। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं, जो थीम होता है वो भोजन आपका थीम होता है, ठीक है, जो हम सोचते हैं करते हैं ये भी थीम होता है, और परिवार भी थीम होता है। उपथीम क्या, जानवर नहीं है। अब जानवर नहीं है तो ये किसमें है, उपथीम में आता है, और उपथीम कितने हैं, 4। तो इन चारों की चर्चा करते हैं, कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए, कौन कौन से। पहला है आपका, पहले कौन है आपके, रिश्ते, पहले क्या है, रिश्ते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आपका कार्य एवं खेल है। तीसरा, तीसरा आपका जानवर है। और चौथा क्या है, चौथा आपके पौधे हैं। तो ये क्या हो गए, 4 क्या है, ये आपके उपथीम है, क्या है, उपथीम। और उपथीम को ही हम उप प्रकरण भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ में लॉक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर, हाँ इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी दिए गए हैं, इसकी चर्चा करते हैं। परिवार के थीम, परिवार के कितने थीम है, 6 थीम है, और 4 क्या है, उपथीम। अब थीम कौन कौन से हैं, परिवार एवं मित्र, पानी, परिवार नहीं होगा यहाँ, पर्यावरण होगा, क्या होगा, पर्यावरण, पर्यावरण के थीम है, परिवार के नहीं है, ठीक है। परिवार एवं मित्र, पानी, आवास, भोजन, हम जो सोचते हैं और करते हैं, और यात्राएं, ये क्या है, 6 इसकी थीम है। और उपथीम क्या है, आपसी संबंध, आपसी संबंध को हम क्या बोलते हैं, रिश्ते भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, रिश्ते भी बोलते हैं। कार्य एवं खेल, जानवर और पौधे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 में बोला गया है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है, बताइए। बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना, करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों में अवलोकन और रचनात्मक कौशलों का विकास करना, ये भी ठीक है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी ठीक है। तो तीनों ही करेक्ट है। अब 1 2 3 किसमें है, इसमें 2 है, इसमें है नहीं है। अब 1 2 3 इसमें भी है, तो 2 ऑप्शन हो नहीं सकते। तो इसमें क्या होगा, इसमें से किसी एक को आप गलत कर दो, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 17 प्रश्न नंबर, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, क्या जोड़ा जा सकता है, परिभाषा गलत हो जाएगा, व्याख्या गलत हो जाएगा, व्याख्या गलत हो जाएगा, कहानियां और किस्से, यही होते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आपसे बोला गया है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सिखाने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है, क्या है, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, कक्षा और समाचार पत्र। तो देखिए जरूरी नहीं है कक्षा से, पर्यावरण अध्ययन को सीखना है तो आपको क्या है, बाहरी जीवन को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या है, परिवार है आपका, समुदाय है और समाचार पत्र है। कक्षा रॉन्ग हो जाएगा, तो पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन को दूर करना चाहिए, बताइए किसको दूर करना चाहिए। देखिए कक्षा में 5वीं कक्षा के ईवीएस पाठ्य पुस्तक प्रत्येक पाठ के अंत में आज आपने क्या सीखा है, इस पर चर्चा करना करेक्ट बात है। आपकी जो कक्षा 5 की जो पर्यावरण की पुस्तक है या किसी भी कोई भी पुस्तक है उसमें लास्ट में दिया होता है आज आपने क्या सीखा है, उस पर चर्चा भी होती है। आकलन के संकेतकों का प्रयोग करना, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बच्चों को सीखने में गुणात्मकता आकलन, ये भी ठीक है। बच्चों के उत्तरों को सही गलत आंकना, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 20 की, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा की गतिविधि है, बताइए ईवीएस कक्षा की कौन सी गतिविधि है, बताइए। भ्रमण, घुमाने ले जाना, श्यामपट यानी बोर्ड का प्रयोग करना, ये भी ठीक है। चित्र बनाना, ये भी ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 में आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? हमें नेगेटिव वाला चाहिए, तो नेगेटिव वाला आपको तुरंत आपको देखना है, तुरंत यहीं से दिख गया क्या परिभाषा, तो यही गलत हो गया, यही इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन आपको चुनना है। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंगों आदि का इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता है। तो करेक्ट बात है, प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, फूल, पेड़, पंछी, मछलियां आदि का चित्र बनाया जाता है, दिखाया जाता है, ये भी करेक्ट है। यह नहीं होगा, यह लोक चित्रकला पुरानी है, यह एक लोक चित्रकला है, ये क्या है, बहुत पुरानी है, और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। मधुबनी जो है ये भी करेक्ट है, और मधुबनी कहाँ है, राजस्थान में है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राजस्थान में नहीं है, कहाँ है, ये बिहार में है। कहाँ है, बिहार में है, और बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। ठीक है, पटना है। तो कौन सा फोर्थ वाला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो इसमें भी फोर्थ है, इसमें भी फोर्थ है, और हमें क्या सही तो चुनना है, तो ये अब क्या है, सही हमें चुनना है, तो ये वाला हो जाएगा बी वाला, 1 2 3 यही करेक्ट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में बोला गया है, दिन रात होने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए दिन रात कब होता है, जब आपका ये सूर्य है और यहाँ आपकी पृथ्वी है, और जो पृथ्वी है और पृथ्वी का ग्रह उपग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, ये जो चक्कर लगा रहा है ये क्या है, चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा है। और जब चंद्रमा है तो पृथ्वी भी घूम रही है, घूर्णन कर रही है, और ये भी क्या है, घूर्णन कर रहा है। तो सूर्य जो है, जो चंद्रमा है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब आ जाता है तो आपके क्या दिन रात हो जाते हैं। तो देखिएगा, और इसका मुख्य कारण ये भी है कि जो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर कितना घूमती तो है, और कितने डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर। तो इसका मुख्य कारण यही है। सूर्य का कोई मतलब नहीं है, चंद्रमा का कोई मतलब नहीं, उपरोक्त तो सभी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। इसमें बोला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? बताइए। देखिए पृथ्वी का तो है, पृथ्वी का चंद्रमा है, बृहस्पति का भी होता है, शनि का भी है, मंगल का भी है, फीमोस और डीमोस, शनि का टाइटन भी है। तो एक ही हो गया, कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका बी, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते। चलिए इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं सौरमंडल से रिलेटेड। चलिए इनकी चर्चा करते हैं। हमसे बोला गया है, हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा और सौरमंडल का ऊर्जा घर कौन है? सूर्य को कहते हैं। बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध ग्रह जो है वो बहुत गर्म है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह सूर्य का दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह रात्रि में आकाश में चमकीला ग्रह दिखाई देता है, यानी रात में आप इसको देख सकते हो, एकदम चमकीला दिखाई देगा। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, यानी आपने देख लिया, एक आपका बुध का कोई उपग्रह नहीं है और एक आपका शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं, जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह कहते हैं। यह ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है। इसे सुबह शाम खुली आंखों से देखा जा सकता है और इसे शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पे आती है। जो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर का ग्रह है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका क्या है, उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन है। सुखद वातावरण के साथ जीवन को सहारा देने वाला एकमात्र ग्रह है। मंगल ग्रह सूर्य से चौथे नंबर पर है। मंगल ग्रह पर लौह युक्त लाल मिट्टी के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ लाल ऑक्साइड के क्या बादल पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति ग्रह की चर्चा करते हैं। ये 5वें नंबर का ग्रह है सूर्य से। बृहस्पति ग्रह के कुल उपग्रह कितने हैं? 79 है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। शनि ग्रह सूर्य से छोटा ग्रह है, सूर्य से छोटा ग्रह है और यह आकार में सूर्यमंडल का
दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह का जो उपग्रह है वो क्या है? टाइटन है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 25। इसमें आपसे बोला है हाउस बोट कहाँ के लोग बनाकर रहते हैं? बताइए, राजस्थान के रहते हैं, पंजाब के रहते हैं, पाकिस्तान के? तो गलत हो जाएगा, एक ही आपका रह गया ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में बोला गया है वायुमंडल की कौन सी परत, वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? वो कौन कौन सी इसको बोलते क्या है? यूवीसी। क्या बोलते हैं? यूवीसी, अल्ट्रावायलेट रेज। जो सी है वो आने से रोकती है, रोकती नहीं है, ये किरण है। और रोकती कौन है? ये आपको पता है ओजोन परत रोकती है। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में बोला गया असम का एक प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वन्य अभ्यारण्य कौन सा है? बताओ, काजीरंगा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, केवला देव है या कान्हा है? बताइए। तो बात करते हैं कान्हा क्या है? एमपी में स्थित है। केवला देव कहाँ? भरतपुर यानी राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। बात करते हैं दुधवा कहाँ है? यूपी में है। और एक ही रह गया, ये क्या है? असम में है। और असम में है तो इसका मतलब क्या है? एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं 28वें नंबर की। 28वें नंबर में आपसे क्या बोला गया है? बड़वानी नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? ये आपको बताना है। क्या छत्तीसगढ़ का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है या उत्तर प्रदेश का है? तो उत्तर प्रदेश के बता दें। उत्तर प्रदेश का क्या है? रासलीला है, रासलीला है। ठीक है, एक और बताइए उत्तर प्रदेश का। क्या है? नौटंकी है। क्या है? नौटंकी है। ठीक है, कर्नाटक का क्या है? यक्षगान है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, यक्षगान है। तमिलनाडु का क्या है? ये आपको बताना है, भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम है। छत्तीसगढ़ का क्या है? बड़वानी है। क्या है? बड़वानी है। और छत्तीसगढ़ की एक चीज और फेमस है, लाल चीटी की चटनी। ये आपको कभी नहीं भूलना है, लाल चीटी की चटनी। ठीक है, बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में बोला गया है धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? जानवर घटने लगे, पक्षी घटने लगे या जंगल घटने लगे? करेक्ट बात है भाई, जानवर भी घटने लगे, पक्षी भी घटने लगे हैं और जंगल भी कम होने लगे हैं। जगह जगह बिल्डिंग बनने लगी है इंसानों के रहने के लिए। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में बोला गया है बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां क्या होना चाहिए? उन्हें खेलने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें मित्र बनाने का मौका मिलना चाहिए। कड़ा अनुशासन गलत हो गया, बी एकदम करेक्ट हो गया। उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले, तो क्या हो जाएगा? वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।